सामने से एक बहुत ही तेज ट्रेन आ रही थी। तभी रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर एक आदमी जिसका नाम अरुण था, वो गहरी सांस लेते हुए बैठा हुआ था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर आकर वो कोने की सीट पकड़ के चुपचाप बैठ जाता है। जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है और वो अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और पीने लगता है। ट्रेन चलते चलते एक जंगल में रुक जाती है। तभी एक औरत घबराते हुए सबसे कहती है, हाय रब्बा, ए ट्रेन नु की हो गया? अरे चलते चलते कैसे रुक गई? सानू तो बहुत बुरा फील हो रहा है जी। अरे टीसी कहाँ है? हाय रब्बा। तभी अरुण उस औरत को घूर घूर कर देखने लगता है, जिसकी वजह से वो औरत चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। जिसके बाद टीसी लोगों के पास आता है और कहता है, देखिए, इंजन में खराबी की वजह से ये ट्रेन फिलहाल के लिए रुक गई है। हमने रेलवे स्टेशन पर फोन कर दिया है। थोड़ी देर में यहाँ पर इंजन ठीक करने के लिए कुछ लोग आ जाएंगे, जिसके बाद ट्रेन चल पड़ेगी। तो कृपया शांति बनाए रखिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो या पानी की जरूरत हो तो पास ही में एक नदी है जहाँ से आप अपने लिए पीने का पानी ला सकते हैं। ये कहकर टीसी वहां से चला जाता है। जिसके बाद ट्रेन के कुछ पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और यहाँ वहां चलने लगते हैं, जिसमें से एक राघव नाम का लड़का फोन पर बातें करते हुए नदी किनारे पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये है वो नदी जिसके बारे में टीसी बता रहा था। दिखने में तो बहुत ही साफ लग रही है, और लगभग ट्रेन को ठीक होने में भी 1-2 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। क्यों ना डुबकी लगा ली जाए। तभी राघव अपने कपड़े निकालकर नदी में डुबकी लगाने लगता है। जैसे वो नदी से बाहर निकलने वाला होता है, अचानक से कोई उसे नदी के अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कौन है यहाँ? अरे कौन है जो मुझे अंदर खींच रहा है? अरे कोई मेरी मदद करो। राघव की आवाज नदी के पानी की वजह से पूरी तरह लोगों तक पहुंच नहीं पाती, जिसके बाद वो नदी में डूब जाता है। तभी एक कमला नाम की औरत उस नदी किनारे अपनी पानी की बोतल में पानी भरने के लिए पहुंच जाती है। अरे प्यास के मारे हलक सूखे जा रहा है। ये ट्रेनवा को भी आज ही खराब होना था क्या? ऊपर से आज का दिन भी बहुते पनौती वाला है। जैसे ही कमला अपनी बोतल में पानी भर के वहां से जाने लगती है, तभी एक भयानक भूतिया जल परी नदी से निकलकर कमला के पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही कमला को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है। ई का बवाल है रे बाबा, ये जलपरी कहाँ से आ गई? जलपरी जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बोतल ही पानी भरी है अभी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर कमला वहां से जाने लगती है, लेकिन जलपरी अपने दोनों हाथों से कमला की गर्दन पकड़ लेती है और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है। जिसके बाद जलपरी दोबारा से पानी में डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी ट्रेन बहुत जोरों से हिलने लगती है। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? पहले तो ये ट्रेन चलती चलती इस जंगल में आकर रुक गई, और अब अचानक इतनी बुरी तरह हिल रही है। अरे आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे भैया, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होगा। तभी अचानक से ट्रेन के सभी खुले दरवाजे कोई बंद कर देता है, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर लोगों की भगदड़ मच जाती है। लेकिन अरुण अपनी सीट पर बहुत ही शांति से बैठा होता है, जैसे मानो उसे किसी भी चीज के होने का एहसास ही ना हो। अरे दरवाजा खोलो, ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजे बंद क्यों हो गए? अरे हमें ट्रेन से बाहर निकलना है, कोई तो दरवाजा खोलो। तभी एक भयानक भेड़िया उस दरवाजे के कांच के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। अब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, तुम सबके सब मारे जाओगे। आज तुम लोगों की मौत की रात है, जैसे वो रात हमारी आई थी। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। ट्रेन के आधे लोगों को भयानक भेड़िया मार देता है, और बाकी के जो बाहर होते हैं उन्हें नदी की भयानक भूतिया जल परी मार देती है। यहाँ तक कि ट्रेन का टीसी और ड्राइवर भी नहीं बचता। तभी सारे भूतिया भेड़िए मरे हुए लोगों को लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं और नदी की जलपरियों को आवाज लगाने लगते हैं। भेड़ियों की आवाज से जलपरियां बाहर निकल कर आती हैं। इन इंसानों को मारकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा प्रसन्न हो गई हो। हाँ, सही कहा तुमने। जब हम किसी से अपना बदला लेते हैं तो दिल को सुकून मिलता है और राहत भी मिलती है। नदी की भूतिया जलपरी और भयानक भूतिया भेड़िए आपस में बात कर रहे होते हैं।
तभी अरुण, जो ट्रेन में इतना कुछ होने के बावजूद भी शांत था, वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ ये सब देख रहा था। तभी अरुण पेड़ के पीछे से निकलकर नदी की जलपरी और भयानक भेड़ियों के पास जाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो? आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन सब को मार दिया? तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तू हम लोगों से कैसे बच सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामना करने की? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था अपनी जान बचाने का, लेकिन अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। भेड़िया और जलपरी दोनों मिलकर अरुण के ऊपर वार करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो आदमी अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है और जलपरी को दिखाता है। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? कौन हो तुम? ये लॉकेट मेरे पिताजी के गले में था। कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हुई है और ये लॉकेट आपने उन्हें पहनाया था। मैं आप ही का बेटा हूँ। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे जाने से पहले आपके बारे में बताया था और यह भी बताया था कि किस तरह इंसानों ने आपको मेरे पिताजी से अलग किया और जान से मार दिया। लेकिन आपका इन जंगली भेड़ियों से क्या ताल्लुक है? अरुण की ये सब बातें सुनकर जलपरी उससे कहती है, मेरे सभी पालतू भेड़िए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागते भागते वो जंगल की रेल की पटरी तक पहुंच गए और उसी समय सैनिकों की एक टुकड़ी ट्रेन में आ रही थी और वो ट्रेन बहुत ही तेजी से पटरी पर चल रही थी और अचानक ही उस ट्रेन ने मेरे सभी भेड़ियों को कुचल दिया। मरने के बाद भेड़ियों ने उस ट्रेन पर कब्जा कर लिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों के हाथों से बच गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। उस दौरान तुम मेरे पेट में थे। तुम्हारे जन्म लेते ही मेरी मृत्यु हो गई और उस दिन तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने की आस में नदी किनारे आए, लेकिन उन्हें तुम मिल गए। इसके बाद वो तुम्हें अपने साथ ले गए, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैंने अपने भूत या भेड़ियों के साथ मिलकर यहाँ से गुजरने वाली इंसानों की ट्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया। आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसी दौरान मेरी पत्नी आराधना की भी जान ले ली। कुछ समय पहले जब यहाँ से ट्रेन गुजरी, उसमें मेरी पत्नी आराधना भी थी और इन जंगली भेड़ियों ने उसे मार दिया। तभी से मैं इस जगह के राज को जानने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान पिताजी ने मुझे इतना बड़ा सच बताया। अपने प्यार की निशानी को जीता जागता अपने सामने देख जलपरी अरुण को गले से लगाती है। तभी अरुण अपनी जलपरी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ और ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने बेटे की बात मानकर वो जलपरी अपने भूतिया भेड़ियों की आत्माओं को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद उस जंगल से जलपरी की आत्मा और ट्रेन से भेड़ियों का साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आज वो तुम्हें अपने साथ ले गए, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैंने अपने भूत या भेड़ियों के साथ मिलकर यहाँ से गुजरने वाली इंसानों की ट्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया। आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसी दौरान मेरी पत्नी आराधना की भी जान ले ली। कुछ समय पहले जब यहाँ से ट्रेन गुजरी, उसमें मेरी पत्नी आराधना भी थी और इन जंगली भेड़ियों ने उसे मार दिया। तभी से मैं इस जगह के राज को जानने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान पिताजी ने मुझे इतना बड़ा सच बताया। अपने प्यार की निशानी को जीता जागता अपने सामने देख जलपरी अरुण को गले से लगाती है। तभी अरुण अपनी जलपरी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ और ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने बेटे की बात मानकर वो जलपरी अपने भूतिया भेड़ियों की आत्माओं को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद उस जंगल से जलपरी की आत्मा और ट्रेन से भेड़ियों का साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। एक सुंदर सी औरत अपने सिर पर कच्चे आम की टोकरी उठाए दिन के समय प्लेटफॉर्म पर आम बेच रही होती है। आम ले लो, आम, कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम, खुद मजे से खाओ और दूसरों को भी खिलाकर अपनी शान बढ़ाओ। औरत की आवाज सुनकर उसके पास दो लोग आते हैं और उससे बोलते हैं, ओ आम वाली, ये आम कैसे दिए? मुझे तुझसे पैसे नहीं बल्कि तेरा खून चाहिए। आज तुम लोगों को पता नहीं कि मैं एक चुड़ैल हूँ
और मैं इस गांव का सर्वनाश करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर औरत उन दोनों से बोलती है, मेरे कच्चे आम सभी आम वालों से बहुत सस्ते हैं, तुम लोग इसे खरीद सकते हो। अगर ऐसी बात है तो 1 किलो मेरे लिए तोल दो। और 1 किलो मेरे लिए भी। जिसके बाद वो दोनों कच्चे आम लेकर वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और वो औरत भी वहां से चली जाती है। घर जाकर राजू अपनी पत्नी तारा से बोलता है, तारा जरा वो कच्चे आम काट देना जो मैं आज लेकर आया हूँ, मेरा उन्हें खाने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है जी, मैं अभी काट कर ला देती हूँ। जिसके बाद राजू आम को खा लेता है और दोनों पति पत्नी सोने चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को अचानक से राजू उठता है और जंगल की तरफ जाने लगता है जहां काली शक्तियों का बसेरा था। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में जंगल की तरफ चला जा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ मोहन भी जंगल में पहुंच जाता है जहां राजू पहले से ही होता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आती है और बोलती है, आखिर तूने मेरे खूनी आम खा ही लिए, अब तू मेरे हाथों मारा जाएगा। चुड़ैल की आवाज सुनकर दोनों का वशीकरण टूट जाता है और वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, चुड़ैल तुम चुड़ैल हो, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हाँ हमें छोड़ दो, जाने दो, हमें जाने दो यहाँ से। नहीं, तुम्हें मरना होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों का गला काटकर उन्हें मार देती है और उनका खून पीकर हंसते हुए बोलती है, ऐसे ही मैं एक एक करके इस गांव के सभी लोगों को अपना खूनी कच्चा आम खिलाऊंगी और उन्हें मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह फिर से चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप लेकर कच्चे आम बेचने गांव में निकल पड़ती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम। उसकी आवाज सुन गांव की 3 औरतें आपस में बात करने लगती हैं। अरे वो देख, कच्चे आम बेचने वाली आई है, चलो चलकर उससे आम खरीदते हैं और फिर आमों का अचार बनाएंगे। हाँ हाँ बहन, चलो चलकर ले लेते हैं। तभी नताशा उनसे बोलती है जो शहर से हाल ही में उस गांव में रहने आई थी। दीदी, मुझे तो कच्चे आम का अचार बनाना ही नहीं आता, क्योंकि शहर में तो हर तरह के अचार बने हुए मिल जाते हैं ना। तुम उसकी टेंशन मत लो, हम तुम्हें बनाना सिखा देंगे। जिसके बाद वो तीनों कच्चे आम को खरीद लेती हैं और घर जाकर उसका अचार बनाने लगती हैं। जब सुनीता कच्चे आमों को काट रही होती है तभी नताशा आमों के टुकड़े में से एक टुकड़ा उठाकर खा लेती है और बोलती है, आहा, मजा ही आ गया इन कच्चे आमों को खाकर। आहा, जी तो कर रहा है इनको अचार न बनाकर ऐसे ही खा लूं। सही कहा तुमने, कच्चे आम का स्वाद ही कुछ अलग होता है। सुनीता को अचार बनाते हुए शाम हो जाती है। जिसके बाद सुनीता अपने घर चली जाती है और उधर नताशा भी रात का खाना बनाने लगती है। उसका पति नरेंद्र घर आता है और उससे बोलता है, कैसी हो डार्लिंग, हाँ? और दिन कैसा रहा तुम्हारा? मुझे मिस किया ना तुमने? अब बस भी करो मक्खन लगाना, मुझे बहुत सारा काम है। जिसके बाद नताशा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। तभी रात को नताशा की आंख खुलती है और वो उसी मायावी जंगल में जाने लगती है। उसी वक्त नरेंद्र जाग जाता है और नताशा को बाहर जाता देख उससे बोलता है, नताशा कहाँ जा रही हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन नताशा उसकी बातों का जवाब नहीं देती और जंगल के अंदर चली जाती है। नरेंद्र भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी एक चुड़ैल नताशा के सामने आती है और उससे बोलती है, अचार तो बना नहीं, लेकिन अब मैं तेरा शिकार जरूर करूंगी। क्योंकि तूने भी मेरे खूनी आम को खाया है। जिसके बाद चुड़ैल नताशा का गला काटकर उसे मार देती है और उसका खून पी जाती है। और ये सब नताशा का पति नरेंद्र दूर खड़ा छिपकर देख रहा होता है। जिसके बाद दौड़कर वो गांव के मुखिया के पास जाता है और बोलता है, मुखिया जी, आपके कहने पर मैं इस गांव में स्कूल बनाने आया था, लेकिन आपने मुझसे कुछ छुपाया है जिसकी वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा? इन बातों को मैं कुछ समझा नहीं। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल है जिसने मेरी पत्नी पर वशीकरण करके उसे मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो लौट आई जो उसने मरते हुए कहा था? ये क्या कह रहे हैं आप?
कौन लौट आई? अब तुम्हें उस सच से रूबरू करवाना ही होगा। कुछ साल पहले इस गांव में एक मोहना नाम की औरत आम बेचा करती थी। वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक डाइन थी और वो अपने आमों पर वशीकरण करके लोगों को बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो गांव में अपने वशीकरण आम को बेचने आती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम। उसके आम को खरीदने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उससे आम खरीद लेते हैं। जिसके बाद मोहना आम को बेचकर अपने घर चली जाती है और बोलती है, बस मुझे 11 लोगों को अपना ये वशीकरण आम और खिलाना है, जिसके बाद मुझे सबसे बड़ी डायन की उपाधि मिल जाएगी। फिर जिसे चाहे मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकती हूँ। शाम को जब वो लोग आम को काटकर खाते हैं तो उनकी शारीरिक हालत बिगड़ने लगती है और ये सब देख गांव के 2 लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है लोगों के साथ? सुबह तक तो सब ठीक थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से हमने मोहना के आमों को खाया है तभी से हमारी ये हालत हो रही है। हमें इस बात का पता लगाना होगा। चलो उसके घर चलते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मोहना के घर जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि वो आम के ऊपर जादू टोना कर रही है। ये सब देखकर सभी गांव वाले उसके घर में घुस जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अमित बोलता है, इसका मतलब हमारा शक सही था, तुम ही डाइन हो और लोगों के ऊपर काला जादू कर रही हो। हाँ, मैं ही डायन हूँ। लेकिन अब तुम्हें हम मार देंगे ताकि तुम गांव के लोगों को नुकसान न पहुंचा सको। तुम मुझे मार तो दोगे, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगी। मोहन के इतना बोलते ही सभी गांव वाले मिलकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर दबा देते हैं। और एक बार फिर से वो इस गांव में मौत का तांडव करने वाली है। मुखिया जी, कुछ तो उपाय होगा जिससे हम उससे पीछा छुड़ा सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने अपनी पत्नी को खोया है कोई और खोए। एक उपाय है, अगर उसकी लाश को ढूंढकर हम उसी जंगल में जला दें तो उसका खात्मा हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उस जंगल में जाते हैं और चुड़ैल की लाश को ढूंढकर उसे जला देते हैं। इसके साथ ही गांव में चुड़ैल का खूनी आम का तांडव भी खत्म हो जाता है।